नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में तीसरा दिन मतलब डे 3 का वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे आगे के जो भी अर्थशास्त्र संबंधित जानकारी है उसके बारे में। आप देखेंगे कि आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मानव निरंतर प्रवृत्तिशील है, वह हमेशा कार्य करता है, कुछ न कुछ करता रहता है। पूरे दिन अनेकों प्रकार की क्या करता है, प्रवृत्ति करता रहता है। मंदिर जाना, मित्रों से मिलना, दुकान में बैठना, राजनीति की चर्चा करना, टीवी देखना, फिल्म देखना वगैरह वगैरह इत्यादि बहुत सारे काम करता है। मतलब वो पूरा दिन कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो अर्थशास्त्र मनुष्य की तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ के बारे में बताया है। मनुष्य केवल आर्थिक प्रवृत्ति का ही अध्ययन करता है, इसलिए अर्थशास्त्र शुरुआत में आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ जो है वो समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति, दो प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो आर्थिक प्रवृत्ति का अगर अर्थ बताऊं तो क्या होगा, लाभ के उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति। लाभ के उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा के विनिमय के लिए आय प्राप्त करने तथा खर्च करने की प्रवृत्ति करता है, जिसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति है वह अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करेगा। आज के समय में तो वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन तो हो नहीं रहा है। वस्तु को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए उसे संतुष्ट करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वस्तु और सेवा का विनिमय करने के लिए उसे आय प्राप्त करना पड़ता है। आय प्राप्त करेगा तभी खर्च कर सकता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है, आय प्राप्त करना, खर्च करना, विनिमय करना अर्थात आर्थिक विनिमय, तो आर्थिक प्रवृत्ति कही जाती है। क्या कही जाती है, आर्थिक प्रवृत्ति। दूसरा दिया हुआ है अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेवा के उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति अर्थात अनार्थिक प्रवृत्ति। मतलब आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है, जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति, खर्च करना या विनिमय करना ना हो, नहीं हो। मैंने अभी बोला सेवा के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति, ऊपर आय की दृष्टि से लाभ के उद्देश्य से की गई, बल्कि इसके अलावा अन्य प्रवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब किसी की मदद कर देना लेकिन बदले में कुछ लेना नहीं, ये सेवा हुआ। ठीक है। दया है, माया है, प्रेम है, ये जो संवेदनाओं का प्रवृत्ति चलती है उसे क्या कहते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। दान देने की जो प्रवृत्ति है वो सेवा है। ठीक है। उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कुछ मिलता नहीं है, तो ये क्या है, अनार्थिक प्रवृत्ति है। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो लेन देन होता है, तो क्या होता है, आर्थिक प्रवृत्ति होती है। अब देश के अंदर अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। किसान होता है, बिजनेसमैन होता है, नौकरी वाला होता है, व्यवसाय वाला होता है। तो जो नौकरी वाला है वो काम कर रहा है, उसको वेतन मिल रहा है, तो उस वेतन से वो अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, तो उसको लाभ मिलता है, वो जो लाभ प्राप्त करता है उस लाभ से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन देश के अंदर जो किसान है वो तो खेती का उत्पादन करता है, वो अपनी आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा करे, तो वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, अनाज का उत्पादन करके अनाज को बेचता है और पैसा प्राप्त करता है। क्या करता है, पैसा प्राप्त करने के बाद वह अपनी आवश्यकता की वस्तु की खरीदी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे किसान को मोटरसाइकिल लेनी है। अब किसान नौकरी तो करता नहीं है, किसान के पास पैसे तो ऐसे आते नहीं हैं।
अब किसान मोटरसाइकिल कैसे लेगा? तो किसान फसल का उत्पादन करेगा, किसान फसल को बेचेगा, उससे पैसा प्राप्त करेगा और फिर उन्हीं पैसों से वो मोटरसाइकिल खरीदता है। ये कौन सी प्रवृत्ति हो गई? आर्थिक प्रवृत्ति। उसने खेती किस लिए किया? लाभ प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार से ठीक जैसे कि अभिनेता हो, शिक्षक हो, वकील हो या पूंजीपति, सभी प्रवृत्ति करते हैं और प्रवृत्ति करने के बाद उनको कुछ न कुछ क्या है मिलता है। इस प्रकार कुछ प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने, खर्च करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री लोगे, आप अभी खर्च कर रहे हो, नौकरी पाओगे तो आय प्राप्त करोगे, ठीक है, फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करोगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति पूरा हुआ। अब हम देखेंगे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र और व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे तो उसको कितने भागों में बांटा गया? दो। नंबर 1 क्या है? सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र। नंबर 2 क्या है? व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र। पहले हम सूक्ष्म लक्षी अगर देखें तो जिस अध्ययन में अर्थतंत्र के एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए, एक इकाई, उसे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। एक इकाई मतलब एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक देश हो, एक प्रदेश हो, एक कुछ भी, एक ही चीज़ है। जैसे कि ये पेन एक ही है तो ये सूक्ष्म लक्षी है। लेकिन अगर ये पेन एक से अधिक हो गई तो अब ये बदल जाएगी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यापक हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। उसकी भी परिभाषा देख के फिर उदाहरण देखते हैं। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो तो उसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक वस्तु हो, देश हो, प्रदेश हो, कुछ भी हो। अभी अभी मैंने आपको पेन का उदाहरण बताया, तो ये अब क्या हो गया? व्यापक। अब ये क्या रह गया? सूक्ष्म। इसको जोड़ दिया तो ज़्यादा हो गया, बड़ा, तो मतलब व्यापक हो गया। इसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, देश के अंदर भी सूक्ष्म लक्षी और व्यापक लक्षी की परिभाषा अलग करके उसके उदाहरण बताए गए। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे देखो बेरोजगारी है, गरीबी है, जनसंख्या है, ये सब राष्ट्रीय समस्या है, बड़ी समस्या है। किसकी समस्या है? राष्ट्रीय समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए इसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं, क्योंकि देश में कोई एक बेरोजगार नहीं है, कोई एक गरीब नहीं है, जनसंख्या एक नहीं है, अनेकों में है। ये कौन सी समस्या है? व्यापक समस्या, बड़ी समस्या, राष्ट्रीय समस्या। इसलिए उसी के साथ साथ अगर सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र का उदाहरण देखो तो ग्राहक एक होता है, दुकानदार एक होता है, व्यापार एक होता है, श्रमिक एक होता है। ये सब आर्थिक इकाइयों का निर्णय करने में मदद करती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहा गया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तीसरे दिन के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? आर्थिक प्रवृत्ति, अनार्थिक प्रवृत्ति, सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र और व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगला दिन जो है वो डे 4 आगे आएगा। उस वीडियो के लिए तब तक आप तैयार रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, दोस्तों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।